हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है ये आरसीसी का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या लीवर आर्म क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ सेक्शन के बारे में बताया था कि अंडर रेनफोर्समेंट क्या होता है, ओवर रेनफोर्समेंट क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी सेमेस्टर एग्जाम में, क्वेश्चन बनाता है। अब ये हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि लीवर आर्म क्या है। तो द डिफरेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन कंप्रेशन एंड टेंशन जोन। नहीं समझे, परिभाषा को रटना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके आधार पर मैं क्वेश्चन बनाता हूं। द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन कंप्रेशन एंड इन टेंशन जोन। तो हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम है, ये कोई इस तरह से स्ट्रेस डायग्राम बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल सीधी सी बात है, बनाते चले आ रहे हो। कुछ ऐसे डाटेड करके बनता था। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन था ये क्या कहलाता था, टेंशन जोन कहलाता था, ठीक है। और जो ऊपर वाला न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन जोन कहलाता है। टॉप फाइबर पर स्ट्रेस कौन सा था, सिग्मा सीबीसी था, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये है हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस। टॉप से न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो होती है यक्स, ठीक है। अब टॉप से जो डेप्थ है यक्स है। अब ये वाले ट्रेंगल का बताओ सीजी कहाँ पर एक्ट करेगा, ये वाले ट्रेंगल का सीजी, क्योंकि ये कैसा ट्रेंगल दिख रहा है, ट्रेंगल टाइप में दिख रहा है, तो इसका सीजी जो एक्ट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, टॉप से क्या होता है x/3 पे एक्ट करता है। अरे ना समझ में आ रहा तो ये वाला ट्रेंगल बना लेना। इस ट्रेंगल में जो CG होता है बेस से कितना होता है, x/3 पे होता है, हाइट से hy। इस ट्रेंगल के माध्यम से जैसे इसका जो CG होता है ना, बेस से x/3 पे होता है, टॉप से 2h/3 पढ़ा है ना सोम में, या फिर मैंने कौन से मैकेनिक्स में ये चीज़ बताया था। तो यहाँ पे जो इसका CG होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप से x/3। तो टॉप से जब x/3 इसका CG होगा, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन कंप्रेशन। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ये जो कंप्रेशन जोन है, इसका रिजल्टेंट कहाँ पे काम करेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है कुछ, ठीक है। तो जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स को हमने मान लिया FC क्यों माना, क्योंकि ये कंप्रेशन वाला फोर्स है, कंप्रेशन का रिजल्टेंट फोर्स है ये। इसी तरह हमने यहाँ पे मान लिया इसको FT क्यों माना, क्योंकि ये टेंशन का रिजल्टेंट वाला फोर्स है। अब परिभाषा हमको डिफिनीशन क्या कहती है लीवर आर्म की, कि इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। अब यहां से देखो फार्मूला बनाओ, फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमको इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए। हमें पता है कि टोटल यहां से टॉप से और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के डिस्टेंस को D कहते हैं, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये जो D है, अब D में से अगर x/3 को घटा दे तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी, बिल्कुल। तो इसका मतलब Z बराबर फार्मूला क्या बन गया, D - x/3। लो भैया, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल सीधी सी बात है। क्योंकि ये जो FT वाला फोर्स है ये यहाँ पे लाई कर रहा है, किसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, सिग्मा ST पर, AST सिग्मा ST पर लाई कर रहा है। कौन सा फोर्स, FT वाला फोर्स, और ये वाला फोर्स FC इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लाई कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस हो गई, Z का फार्मूला ये बन गया। तो ध्यान से समझना, अगर x की जगह हम क्या पुट कर दें, KC × D पुट कर दें, क्योंकि अभी XC बराबर KC × D हमने पढ़ा था पीछे। तो KC × D डिवाइड बाई 3, लो एक नया फार्मूला बन गया। अब यहाँ इन दोनों में D कॉमन ले लो, इन दोनों में जब आप D कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 - KC/3 बचेगा। अब KC की वैल्यू आपने पढ़ा था ना 2-3 वैल्यू, तो यहाँ पे जब पुट कर दोगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दोगे, तो इसी को IS कोड भाई साहब ने क्या बोल दिया कि Z बराबर JC × D। उसने कहा Z बराबर JC × D। यहाँ पे JC क्या है, JC लीवर आर्म कांस्टेंट है। यहाँ पे JC क्या है, लीवर आर्म कांस्टेंट है। लेकिन आपको फार्मूला हमेशा ये वाला याद रखना है, इसको ध्यान में रखना। ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से है, मैंने बता दिया, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, JC × D ऑप्शन में लिखा रहता है, D - x/3 ना लिख करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लीवर आर्म आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अपने पास ये बीम है,
ये अपने पास कोई एक बीम है, ठीक है। तो इस बीम को आपने आरसीसी की बीम बना दिया, पूरी तरह से कास्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जो लोड आएगा डब्लू, तो ये बीम क्या करेगा, सहेगा। तो ये जो अंदर से इंटरनल जो रेजिस्टेंस इसमें डेवलप हो रहा है इस लोड की वजह से, इस लोड को सहने के लिए अंदर से, इसके अंदर से क्या कैपेसिटी कुछ जनरेट हो। जैसे मान लिया आपके सर पे एक बोरी सीमेंट रख दिया जाए, तो आप क्या करोगे, उसको सहने का प्रयास करोगे, लेकिन जब आपकी कैपेसिटी समाप्त हो जाएगी सहने वाली, तो आप क्या करोगे, नीचे बैठ जाओगे, नीचे बैठ जाओगे। इसका मतलब आप फेल कर गए। तो वही चीज इसमें भी काम करता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अंदर से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इस पे, इस बीम में, वही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को एम आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से दो सेक्शन में बटा है हमारा बीम, एक कंप्रेशन में बटा है, एक टेंशन में बटा है। तो इसीलिए एम आर सी एक हो गया, एक हो गया एम आर टी। मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब कंप्रेशन जोन का निकालोगे आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब टेंशन जोन का निकालोगे आप, इसका मतलब एम आर सी कह दो या तो एम आर टी कह दो, दोनों ही क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब एम आर बराबर, देखो मोमेंट कैसे निकलता है, इंटरनल फोर्स इनटू लीवर आर्म। अगर इंटरनल फोर्स में हम लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, एम आर पता चल जाएगा। अब इंटरनल फोर्स अपने पास दो हैं, कौन कौन से हैं यार, हमारे पास कंप्रेशन भी है, ध्यान से समझना, कंप्रेशन भी है, अथवा करके मैं यहां पे लिख रहा हूं, टेंशन भी है। अगर कंप्रेशन और टेंशन में हम लीवर आर्म जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एम आर पता चल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक की बात करते हैं, हम पहले कंप्रेशन की बात कर लेते हैं, कंप्रेशन की बात कर लेते हैं, कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए हमें क्या निकालना है, एम आर निकालना है। अब देखो फार्मूला कैसे बनता है, ये अपने पास कोई बीम था, ठीक है, बीम था, इसमें ये न्यूट्रल एक्सिस है। आपने कहा ये क्रॉस सेक्शन में ये चौड़ाई बी है और न्यूट्रल एक्सिस ये डेप्थ हो गई एक्स हो गई। इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लो। सारा कैलकुलेशन जो हमारा हो रहा है स्ट्रेस डायग्राम के आधार पर ही होता है, क्योंकि हम कंप्रेशन निकाल रहे हैं तो हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की अभी बात करेंगे, नीचे बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये है अपने पास स्टील, ये है न्यूट्रल एक्सिस। ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, जिसका टॉप फाइबर क्या है, सिग्मा सीबीसी है। इसका एरिया क्या है आप बता सकते हो, बी इंटू एक्स हो गया इसका एरिया। तो एक बात बताओ, कंप्रेशन मेंबर की मैं अगर फोर्स की बात करूं, किसकी, फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या होता है, एरिया, सो में ये चीज पढ़ा, एरिया इंटू स्ट्रेस। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आता है हमारे पास, फोर्स निकल के आता है। तो एरिया इंटू स्ट्रेस किसका, कंप्रेशन जोन का। तो कंप्रेशन जोन का एरिया क्या होता है, बी इंटू एक्स। लो भाई, बी इंटू एक्स। अब स्ट्रेस क्या है इसका, कंप्रेशन जोन का स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस टॉप फाइबर पे सिग्मा सीबीसी है और बॉटम फाइबर जहां न्यूट्रल एक्सिस जहां से कंप्रेशन शुरू होता है वहां पे 0 है। तो क्या इन दोनों का एवरेज कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि रियल में स्ट्रेस कितना है। तो हम क्या करें, बी इंटू एक्स एरिया ले लिए और इंटू स्ट्रेस क्या है अपने पास, 0 प्लस सिग्मा सीबीसी, इनका दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई 2 ये आएगा हमें कुछ। अब ये क्या निकल के आया, ये अपने पास केवल और केवल फोर्स निकल के आया, केवल और केवल फोर्स निकल के आया। इसका मतलब हमें अभी एम आर नहीं पता चला है, हमें क्या पता चला है, फोर्स निकल के आया है। अगर हम इस फोर्स में कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाता है, मोमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर फोर्स में लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो एम आर पता चल जाएगी। ये अभी पीछे हमने पढ़ा जस्ट, ठीक है। तो लीवर आर्म अपने पास क्या है, तो देखो यहाँ पे एम आर, क्योंकि सी निकालना है कंप्रेशन वाला, तो एम आर सी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई 2 इंटू लीवर आर्म जेड होता है। जेड की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाला, जेड की वैल्यू क्या निकाला, बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई 2 इंटू लीवर आर्म क्या आपने निकाला, डी माइनस एक्स बाई 3 निकाला। तो ये आपके पास फार्मूला क्या निकल के आ गया, एमआरसी। ध्यान रखना, ये मैं जो चीजें बता रहा हूं इसको रटना नहीं है। देखो कितनी आसानी से फार्मूला निकल के आ गया। बस अगर आप कॉन्सेप्ट से चीजों को सीख रहे हो तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आरसीसी बहुत आसान है। लेकिन अगर वहीं पे अपने माइंड को बोझ करके सीखोगे तो बहुत कठिन लगेगा। तो ये हमारे पास एमआरसी की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब इस फार्मूले का उपयोग कहाँ पे करेंगे, मैं ये चीज बता देता हूँ। इस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे, इट इज यूज्ड ओवर रेनफोर्स सेक्शन।
कहाँ पे करेंगे? ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। जहाँ पे हमारा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एमआरसी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, बिल्कुल गांठ बांध के रख लो इस चीज़ को, एकदम याद ही करना है। कहाँ पे करेंगे एमआरसी का प्रयोग? जहाँ पे हमारा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है? तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमें कंडीशन बताई गई है पहले से कि जब यक्स ए अगर बड़ा हो जाए इससे, यक्सी से, तो हमारा सेक्शन कैसा बन जाता है? ओवर बन जाता है। तो उस दशा में हम क्या निकालते हैं? एमआरसी निकालते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, यक्स की जो वैल्यू लेंगे हमेशा एक्चुअल वाली लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? हमेशा एक्चुअल वाली लेंगे, ठीक है। चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो, लेकिन हमेशा कैलकुलेशन किसके आधार पर? एक्चुअल के आधार पर किया जाता है, ठीक है। क्रिटिकल तो एक एज्यूम्ड वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल ये है, ठीक है। अब ये कैसे आया, एमआरसी कैसे आया, फार्मूला समझ गए होंगे। अब हम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं एमआरटी का, ध्यान रखना। अभी हम कंप्रेशन का कैलकुलेट किए थे, अब हम टेंशन का कैलकुलेट करेंगे, टेंशन मेंबर का। तो जो टेंशन मेंबर को हमने कहा था कि एमआरटी से डिनोट करते हैं, तो एमआरटी के लिए अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। एमआरटी के लिए अगर इसी फिगर को देखें तो नीचे एरिया ऑफ स्टील क्या है? एएसटी है, ठीक है। एएसटी है, ये एरिया हो गया। लेकिन नीचे स्ट्रेस इसका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इसका स्ट्रेस है सिग्मा एसटी है। सिग्मा एसटी एक एवरेज स्ट्रेस है। अगर एवरेज स्ट्रेस में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें? एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया इंटू स्ट्रेस क्या बनेगा अपने पास? यहाँ पर टेंशन मेंबर का हम क्या निकालना चाह रहे हैं? टेंशन मेंबर के लिए हम निकालना चाह रहे हैं एमआर की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे टेंशन मेंबर में एरिया क्या है? एरिया ऑफ स्टील एएसटी है और स्ट्रेस क्या है? सिग्मा एसटी है। तो हम क्या कर लें यहाँ पे? एम आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ पे हो जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस, ठीक है। अब एरिया इंटू स्ट्रेस में अगर लीवर आर्म जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो लीवर एरिया है अपने पास ये है एएसटी, और स्ट्रेस जो अपने पास है टेंशन मेंबर का सिग्मा एसटी है, और लीवर आर्म वही डी माइनस एक्स बाई 3। तो ये लो भाई, ये फार्मूला हमारा किसके लिए बन गया? एमआरटी के लिए बन गया। ये एमआरटी है। इसका प्रयोग कहाँ पे करोगे? तो इसका प्रयोग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साफ साफ, इट इज यूज्ड अंडर रेनफोर्स्ड, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन जहां पे भी आपको बनेगा वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? एमआरटी का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यक्सी जब भी हमारा ये वाली कंडीशन रहे, यक्सी शुड बी ग्रेटर देन यक्सी, इसका मतलब अंडर रेनफोर्समेंट जब भी रहे, तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? एमआरटी का प्रयोग करेंगे। एमआरटी फार्मूला आया कहां से ये मैंने बता दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला टर्म है हमारे पास कि परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाला जाता है? तो परसेंटेज ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो पी से इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका डायरेक्टली फार्मूला है पी बराबर AST अपॉन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, इसका बीम का। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये निकल के आ गया हमारे पास परसेंटेज ऑफ एरिया, ठीक है। इसका स्टील का मिनिमम, देखो IS कोड का ये डाटा है, मिनिमम स्टील इन टेंशन रेनफोर्समेंट। हमने क्या लिखा? मिनिमम स्टील इन टेंशन रेनफोर्समेंट फॉर बीम। मिनिमम कितनी स्टील लगाई जा सकती? जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब गांव गए, पता लगा वो आपको क्रॉस सेक्शन दे दिया, ठीक है, कह दिया कि ये 300 है, ये 500 है, तो एक बात बताइए साहब, इंजीनियर साहब, कि इसमें कितनी सरिया लगा सकते हैं हम कम से कम? तो आपको निकालने का जो फार्मूला IS कोड दे रखा है 0.85, और वो क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या कर दो? गुणा कर दो। और उस ग्रेड की स्टील से आप पूछोगे कि कौन सी ग्रेड की स्टील की सरिया प्रयोग करोगे, तो वो कहेगा साहब हम 20 mm की प्रयोग करेंगे। तो समझ लेना कि वो FE 250 की बात कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर रेनफोर्समेंट FE 250 ही यूज होती है। अब मैक्सिमम अगर यूज हो गई तो FE 415 यूज हो गई। तो ये मिनिमम सरिया इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एक नई चीज सीखते हैं यहाँ पे। नई चीज क्या है? मैं हेडिंग से बता रहा हूं, फॉर बैलेंस सेक्शन। अब जब भी मैं ये शब्द बोल दूं फॉर बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन का मतलब हो गया कि जहां पे XA बराबर XC है। इसका मतलब है अपने पास
बैलेंस सेक्शन का मतलब ये है कि आपको डिजाइन करना है, एक ऐसी बीम डिजाइन करना है जो इकोनॉमिकल हो। तो इकोनॉमिकल के लिए डिजाइन पर्पज के लिए हमेशा कंसीडर करना किसको, एमआरसी को कंसीडर करना। अभी आपने कहा कि एमआरसी का हमने एक फार्मूला पढ़ा था सर, तो एमआरसी फार्मूला क्या था, बी इंटू यक्स सी कर देते हैं इसको, और सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई 2 इंटू लीवर आर्म पढ़ा था जेड। यही तो पढ़ा था आपने जी, बिल्कुल पढ़ा था यहीं पे। तो यहाँ पे क्या करो आप, b इंटू यक्सी की जगह के सी इंटू डी कर दो। चलो ठीक है, हमने कर दिया सर। तो इसके बाद सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई 2 कर दो। जेड का फार्मूला पढ़ा था जे सी इंटू डी, शार्ट फॉर्म वाला, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इन सब टर्म को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि बी और डी को एक तरफ रख लो, बी और डी को क्या करो, एक तरफ रख लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी 2 ठो है और बी अकेला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे के सी सिग्मा सी बी सी और जे सी डिवाइड बाई 2 और इंटू बी डी स्क्वायर। तो एक बात बताओ, के सी सिग्मा सी बी सी जे सी ये सब आपको कांस्टेंट टर्म है, ये सब आपको ग्रेड अगर पता हो तो ये सब वैल्यू आप रख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एमआरसी बराबर ये अपने पास एक नया फार्मूला तैयार हो रहा है। इस पूरे कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है क्यू सी बी डी स्क्वायर। आपके बुक में क्वांटम में यही क्यू सी को आर से रिप्रेजेंट किया है। तो एमआरसी बराबर ये हो गया। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी बीम की डेप्थ निकालना चाहें तो ये हो जाएगा एम आर डिवाइड बाई क्यू सी इंटू बी। एम आर मैंने क्यों रख दिया, क्योंकि एम आर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिस लोड को ये बीम सहेगी। तो आपकी डेप्थ कितनी होगी, ये रिक्वायरमेंट डेप्थ आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या रखोगे, बी की वैल्यू 1000 mm फिक्स कर दिया गया है। तो बी की वैल्यू इतनी ही रखी जाएगी, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं डिजाइन स्टेप कुछ बता देता हूँ। डिजाइन स्टेप जिसके अभी भी नहीं समझ में आया होगा, इस डिजाइन स्टेप से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डिजाइन स्टेप में मैं सारी चीजें बता रहा हूँ जितना मैं शुरू से बताया हूँ, जितना मैं शुरू से अभी तक बता चुका हूँ। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको ध्यान देना। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, 10 नंबर की क्वेश्चन यहाँ से आएगा, फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आना। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। स्टेप नंबर फर्स्ट में करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा फॉर ए गिवन ग्रेड, फॉर ए गिवन ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील का जो ग्रेड होगा तथा कंक्रीट का जो ग्रेड होगा, टू डिटरमाइन परमिसिबल स्ट्रेसेस। सबसे पहले अगर परमिसिबल स्ट्रेसेस दे रखा है क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रखा है तो स्टील के ग्रेड कंक्रीट के ग्रेड से आप क्या निकालोगे, परमिसिबल स्ट्रेस निकालोगे। मतलब सिग्मा सीबीसी निकालोगे, सिग्मा एसटी निकालोगे। यही तो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि अगर यम की वैल्यू नहीं दे रखा है तो यम बराबर 280/3 सिग्मा सीबीसी के माध्यम से क्या निकाल लोगे, यम निकाल लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरे स्टेप में देखो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस मतलब कहने का, कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सेस का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस। यक्स सी निकालना है। यक्स सी का फार्मूला क्या है, यम सिग्मा सीबीसी अपान यम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी, और इसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, यक्स सी निकल के आ जाएगा, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर आपको 4 में क्या करना है, ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 4 में आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस में 60 में लिख रहा हूँ, आप 60 में मत लिखिएगा। ए यानी ए का मतलब है ना, पता चले पता कुछ दिन बाद ए ने क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस है। ठीक है, इसको हमने यक्स ए से डिनोट किया था। इसको कैसे निकालते हैं, बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यम ए एस टी डी माइनस यक्स से निकाला था इसको। ये फार्मूला हो गया। आप स्टेप नंबर 4 में ये करोगे। स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे, जब भी आप यक्स से निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर कंडीशन कुछ ये आ जाए तो आपने कहा कि ये अंडर है, क्या है, अंडर रेनफोर्स है,
अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन का क्या मतलब है? अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेट होगा, एमआरटी कैलकुलेट होगा। एमआरटी बराबर क्या होता है? सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। ये हो गया एमआरटी का फार्मूला। अगर यही कंडीशन बदल जाए, स्टेप नंबर 6 की बात कर रहे हैं, स्टेप नंबर 6 में अगर ये कंडीशन एक्स ए शुड बी ग्रेटर देन एक्स सी हो जाए, इसका मतलब हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा? ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। तो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए हमने क्या बताया था, क्या कैलकुलेट करते हैं? एमआरसी निकालते हैं। तो एमआरसी के लिए फार्मूला क्या था अपने पास? बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई 2 था और डी माइनस एक्स बाई 3 था। तो यहाँ पे एमआरसी कैलकुलेट हो जाएगा। इतने स्टेप आपको फॉलो करना है। कहाँ पे? बीम में। देखो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो क्वेश्चन से क्या होगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेता हूँ। देखो भाई, ये है अपने पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बीम सेक्शन 300 इंटू 500 डीप टू सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट 4 बार 16 mm5 stress in concrete and steel are 7 Newton and 140 Newton per mm square. Determine the moment of resistance of the beam. Take m बराबर 13.33। ठीक है, आपके पास दिया क्या क्या है? आपके पास दिया है ए एस टी कितना दिया है? 4 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू दिया है 16। डी की वैल्यू क्या दिया है? 16। तो 16, इसका मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 804.24 mm स्क्वायर। तो सिग्मा एस टी कितना दे रखा है आपको? 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा सी बी सी कितना दे रखा है? 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम सारी चीज़ें लिख लेंगे, फिर एक सुंदर सा फिगर बनाएंगे। फिगर क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ जाता है। ये है अपने पास न्यूट्रल एक्सेस, ये कह रहा है 300 है। ठीक है, 300 के बाद ये कह रहा है 500 है। 500 कहाँ तक है? ये रेनफोर्समेंट के सेंटर तक है। और ये है एरिया ऑफ स्टील ए एस टी, ये न्यूट्रल एक्सेस है। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट क्या करेंगे? एक्स सी कैलकुलेट करेंगे। एक्स सी बराबर क्या होता है? फार्मूला हमने पढ़ा था, यम सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई यम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी मल्टीप्लाइड बाई कितना? डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे डी से। तो यहाँ से सारी डाटा हमें पता है, सारे डाटा पता है, तो क्या है? केवल रखना है वैल्यू को। यम की वैल्यू 13.33 रखा है, मतलब दिया गया है। 7 रख देना है, 13.33 प्लस वो मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा सी बी सी की वैल्यू तो रखना है 7 प्लस सिग्मा एस टी 140। इसके बाद डी की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दो 500। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट 200 mm। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स सी की वैल्यू आ गई। चलो आपने एक्स सी निकाल लिया, एक पहला टर्म हो गया। ठीक है, दूसरे भाग में आपको क्या करना है? एक्स ए निकालना है। तो एक्स ए के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था? बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। आप सारी वैल्यू को रख दीजिए। 300 बी की वैल्यू दे रखा है, एक्स निकालना ही निकालना है आपको। एम की वैल्यू दे रखा है 13.33, ए एस टी हमने पहले ही निकाल चुका था 804.24, डी की वैल्यू दे रखा है 500 माइनस एक्स। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको काट दो, 150 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 156.65 mm। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि एक्स ए 156 आया, एक्स सी 200 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्स ई ग्रेटर देन एक्स सी ग्रेटर देन एक्स ए आ रहा है। अब एक्स सी ग्रेटर देन एक्स ए का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा सेक्शन कैसा है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अब अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ये चीज़ हमने बताया था। क्या कैलकुलेट करते हैं इसके लिए? जब अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन है तो एम आर टी कैलकुलेट करते हैं। एम आर टी क्या है? एम आर टी का मतलब है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है और समझ में भी आ रहा होगा। तो हम एम आर टी कैलकुलेट करेंगे। अब एम आर टी का फार्मूला क्या था? ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी और डी माइनस एक्स बाई 3। हमने कहा था कि एम आर टी कैलकुलेट करो चाहे एम आर सी कैलकुलेट करो, लेकिन एक्चुअल वैल्यू को ही एक्स की जगह रखना है। तो ए एस टी रख दो आप
56.24 सिग्मा एस टी आप रख दो, डी की वैल्यू आप रख दो 500 माइनस एक्स की वैल्यू रख दो 156.65 डिवाइड बाई 3। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो आएगा ये 50.418 न्यूटन किलो न्यूटन में हमेशा एम आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना, चाहे एम आर टी कैलकुलेट करना चाहे एम आर सी कैलकुलेट करना। किलो न्यूटन मीटर में वैल्यू आती है, इसकी जो यूनिट बनेगी वो किलो न्यूटन मीटर। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, 10 नंबर की भी क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर बीम, 300 mm वर्थ दिया है, किसका, बीम का। क्वेश्चन में ध्यान से समझ लेना क्या क्या पहले दिया है। 300 वर्थ दिया है बीम की, 500 क्या है इफेक्टिव डेप्थ दिया है बीम का, 2 बार्स का प्रयोग किया गया है जिसका डायमीटर है 16 mm 5, M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज है, FE 415 की स्टील का प्रयोग किया गया है। आल्सो कैलकुलेट सेफ लोड, आल्सो कैलकुलेट सेफ लोड, स्पान दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो जो दिया है उसको लिख लेना है। बी की वैल्यू दे रखा है हमको 300 mm क्वेश्चन में, बी के बाद देखो डी की वैल्यू भी दे रखा है 500 mm। ठीक है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू नहीं दे रखा है, M20 दे रखा है, M20 के लिए कितना होता है 7, याद करना पड़ेगा इसको। नहीं याद कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो, 2-4 क्वेश्चन लगाओ, अपने आप याद हो जाएगा। सिग्मा एस टी देखो क्या दे रखा है, सिग्मा एस टी 415 के 230 होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखना है। ए एस टी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई बाई 4 16 का होल स्क्वायर, तो 402.12 mm स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। अब ये जो चीज़ें पता चल गई इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, पहले एक्सी निकालेंगे। तो एक्सी बराबर क्या होता है, एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस पर आपको वैल्यू को रखना है, सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करके क्या कर लो, यहाँ पे पुट कर लो। जब सारी वैल्यू हम गिवन डेटा में लिख लेते हैं तो हमें केवल वैल्यू रखनी होती है, और जब वैल्यू रखनी होती है तो गलतियाँ क्या होती हैं, कम होती हैं, गलतियाँ नहीं होती हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 144.5 mm। ये किसकी वैल्यू आ गई है, एक्सी की वैल्यू आ गई। लो भाई एक्सी पता चल गया। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में एक्स ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स ए के लिए क्या फार्मूला था, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर एम ए एस टी डी माइनस एक्स, ये था हमारे पास एक्स ए। अब एक्स ए में क्या था, बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, बी की वैल्यू कितना है 300 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13.33, और ये हो जाएगा ए एस टी की वैल्यू कितना है 402.12 हमने निकाला है, और डी की वैल्यू आप रख दो, डी की वैल्यू क्या है 500 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड में। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 117 मिलीमीटर। लो एक्स ए आ गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है एक्सी क्या है, बड़ा है अपने पास। तो जब एक्सी बड़ा होता है तो वहाँ पे उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन बोला जाता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोला जाता है। तो अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, एमआरटी कैलकुलेट होगा। तो एमआरटी बराबर क्या फार्मूला पढ़ा था आपने, ए एस टी पढ़ा था, सिग्मा एस टी पढ़ा था, इंटू लीवर में क्या होता है डी माइनस एक्स बाई 3 होता है। लेकिन यूज क्या होगा, एक्स से ओरिजिनल वाली वैल्यू, ओरिजिनल कितना है 117 है। तो एरिया ऑफ स्टील आपने निकाल के रखा है 402.12, सिग्मा एस टी आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, डी की वैल्यू आपको दे ही रखा है 500, एक्स की वैल्यू आपने निकाल लिया है अभी अभी। इसको जब रख दोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये मार पता चल जाएगा। ये आ गया 42.64 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब कैलकुलेट सेफ लोड और स्पान दे रखा है 2 मीटर। तो आपको पता है हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया था, हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये जो एमआर होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम, क्योंकि हमारे पास कैंटिलीवर बीम दे रखा है, कैंटिलीवर बीम। तो एमआर मोमेंट के बराबर होता है, एमआर हमेशा किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है। मतलब जैसे कोई एक ये कैंटिलीवर बीम है अपने पास, ठीक है, कोई एक ये कैंटिलीवर
बीम है, ठीक। ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर लोड आ रहा है, ठीक है। तो इस कैंटिलीवर बीम में जो डब्लू लोड आ रहा है, इस डब्लू लोड की वजह से इसके अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, तो आपने उस रेजिस्टेंस को तो निकाल लिया एमआरटी, लेकिन इसके ऊपरी वाले भाग को आपने कहा मोमेंट है, तो इसके ऊपरी वाले भाग को मोमेंट, तो एम आर बराबर जो कैंटिलीवर बीम का मोमेंट होगा, तो कैंटिलीवर बीम का मोमेंट क्या होता है, डब्लू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है, यही एम आर टी के बराबर है। तो एम आर टी आपने निकाला है, अभी कितना निकाला, 42.64 निकाला, और डब्लू की वैल्यू नहीं दे रखा है, यही तो निकालना है सेफ लोड, और लेंथ की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, तो 2 × 2 डिवाइड बाई 2 ये कट जाएगा, इसको हाफ कर दो और तो डब्लू इजकल टू हो जाएगा 21.32 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बीम के ऊपर 21.32 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हो तब तो बीम सह लेगी, लेकिन जैसे ही 21 को आप क्रॉस करोगे तो बीम फेल कर जाएगी, क्योंकि आपकी एमआरटी की वैल्यू फेल हो जाएगा। इसका मतलब आपको सरिया की संख्या यानी कि रेनफोर्समेंट आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। आगे हम लोग डबली बीम का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वाकई में चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आगे हम लोग इसी तरह कंटिन्यू धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।